नाउ डियर स्टूडेंट, सिस्ट ये हमारे पास फोर्थ डिसऑर्डर है सलाइवरी ग्लैंड। इसमें पहले मैंने सिस्ट में बात की कि इसमें टाइनी फ्लूइड फिल्ड सेक्स होते हैं। इसमें सबसे पहले एक ग्रोथ बन जाती है, एबनॉर्मल टिश्यूज ग्रोथ बन जाती हैं और वो ग्रोथ में पस एकमुलेशन हो जाती है। और वो पस की एकमुलेशन क्या है, उसमें डेड सेल्स होंगे, इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया की डेड सेल है वो वहां पर होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे यहाँ पर इस सेक में मौजूद होंगे। तो बेबीज आर समटाइम्स बोर्न विद सिस्ट एंड पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड में मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये पहले भी इसी मैंने बात की थी फ्यू स्लाइड्स बैक कि ये बर्थ के टाइम में जब डेवलपमेंट बेबी की हो जाती है तो वहां पर डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी की वजह से या एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है ईयर की, जिसकी वजह से ये पैरोटिड ग्लैंड जो है वो इफेक्ट हो जाती है और वहां पर सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। लेटर लाइफ में भी सिस्ट बन सकती हैं डिफरेंट टाइप्स के, और ये मेजर भी हो सकती हैं और माइनर सलाइवरी या मेजर सलाइवरी दोनों ग्लैंड्स में ये आ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी ट्रॉमेटिक इंजरी। अगर आपको इंजरी हुई है, मिसाल के तौर पर कोई पंच लग गया एक्सीडेंट किया क्लाइंट ने, तो उसको भी ये सिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है क्योंकि वहां पर नॉर्मल टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है। इन्फेक्शन की वजह से, मिसाल के तौर पर वायरल इन्फेक्शन पे भी हमने बात की, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। सलाइवरी ग्लैंड इसमें ट्यूमर भी आ सकता है और स्टोन फॉर्मेशन भी, और दोनों पर मैंने पहले बात की ट्यूमर और स्टोन पर। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? एक पेनलेस लंप होगा और कभी कभार वो काफी हद तक बड़ा भी हो जाता है जो कि आपको ईटिंग में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। ईटिंग में डिस्फेजिया में, स्वेलविंग ऑफ द फूड में आपको प्रॉब्लम वो ला सकता है। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है? अगर स्मॉल सिस्ट हैं डियर स्टूडेंट्स तो वो खुद ब खुद ड्रेन आउट हो जाती हैं, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लार्ज है तो या इसको ट्रेडिशनल सर्जरी के साथ या लेजर सर्जरी के साथ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल सर्जरी में हम सर्जिकल कट लगाते हैं या इंसिजन करते हैं, थ्रू इंसिजर्स या थ्रू ब्लेड्स हम कट लगाते हैं, इसको ट्रेडिशनल सर्जरी कहते हैं। जबकि लेजर सर्जरी इसको मॉडर्न सर्जरी भी कहते हैं, जिसमें कट्स नहीं लगाते हैं। कट्स लगाते हैं लेकिन सिर्फ ओनली एक माइनर कट, जहां पर हम लेजर को अगर उसकी इंजर्शन वेन में कहीं पर, या जो डक्ट है, पेरोटिड डक्ट है या जो सलाइवरी ग्लैंड डक्ट है, अगर उसमें इंजर्शन करना जरूरी है उसकी, और उसके लिए अगर माइनर कट लगाना है तो उसमें सिर्फ वो माइनर कट लगाते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हम उस स्टोन को या उस सेल्स को जो है हम क्या करते हैं, अगर स्टोन है तो उसको हम ब्रेक करते हैं। लेकिन अगर वहां पर कोई पैथोजन है तो वहां उसको हम किल आउट करते हैं या इसको हम स्टैटिक करते हैं, यानी स्टॉप करते हैं ग्रोथ उसकी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फिफ्थ वन, दैट इज बिनाइन ट्यूमर दैट कैन कॉज सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। बिनाइन पे मैंने पहले बात की, नॉन कैंसरस होती हैं और मोस्ट सलाइवरी ग्लैंड जहां पर मोस्टली ये आकर होती है वो पैरोटिड ग्लैंड है, जिसमें बिनाइन ट्यूमर आती हैं जो कि नॉन कैंसरस होती हैं। और ये इसकी जो ग्रोथ है डियर स्टूडेंट्स मोस्टली स्लो ग्रोइंग है, याद रखें इसकी ग्रोथ स्लो होती है। और यहां पर जो लंप बनता है, टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ जब बन जाती है, जिसको आप फील और सेंस दोनों कर सकते हैं, तो वो पैनलिस होती हैं। और ये बैक ऑफ द जॉ, यानी जो जो बैक साइड एरिया होगा जॉ की, वहां पर आ जाती है जस्ट बिलो द ईयरलोब, ईयरलोब के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, नेक्स्ट टू द ईयरलोब। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने पहले लोकेशन पर बात की, द लोकेशन ऑफ parotid gland is exactly above in the upper part of the chin, right beneath the earlobe. etiology इसके लिए क्या है? इसमें रिस्क फैक्टर्स में, etiology में पहला जो etiology और काज है वो रेडिएशन हो सकती है, और स्मोकिंग भी एक पॉसिबल काज है उसके लिए। मेन काज रेडिएशन और पॉसिबल काज, यानी पॉसिबिलिटी है अगर ज्यादा स्मोकिंग हो तो वहां पर बिनाइन ट्यूमर बने पैरोटिड ग्लैंड में स्पेसिफिकली। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? एक स्लो ग्रोइंग लंप बनेगा, और इसके साथ साथ सम टाइम कभी कभार ये पेनफुल भी होगा ये स्लो ग्रोइंग लंप। लेकिन ये लंप कहां पर होगा? चीक में, यानी रुखसार जो चीक बोन है वहां पर इनर साइड में, और अंडर द चिन, चिन थोड़ी को कहते हैं। जो प्रोट्रूबेंस है ना फेस में, जो प्रोट्रूबेंस है लास्ट पार्ट में, इसको हम क्या कहते हैं? चिन। और टंग में भी ये आ सकते हैं। और रूफ ऑफ द माउथ, रूफ मींस द अपर पार्ट, जो छत होती है ना, इसको हम रूफ कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अगर नॉन कैंसरस है डियर स्टूडेंट्स तो उसको सर्जिकली भी रिमूव किया जाता है, लेकिन समटाइम्स आप उसके लिए रेडिएशन भी दे सकते हो। और वो कब?
आफ्टर द सर्जरी के बाद टू प्रिवेंट द ट्यूमर रिटर्निंग। अब इसकी मैकेनिज्म समझिए डियर स्टूडेंट्स। इस पे मैंने पहले ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया, वहां पर मैंने डिटेल से बात की, यहाँ से आप वो लेक्चर देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओरली आपको बता दूं, वहां पर रिटन एक्सप्लेन क्या है कि कभी कभार कुछ सेल्स बच जाते हैं सर्जरी के बाद फिर से, लेकिन वो फिर से अपना जो उनकी स्प्रेडिंग है, यानी बिनाइन में और मैलिग्नेंट में वो स्प्रेड हो जाती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बिनाइन स्पेसिफिक बाउंड्रीज में स्प्रेड हो जाती है, जबकि मैलिग्नेंट उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, वो कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन में बॉडी में जाके वो स्प्रेड हो जाती है। इसको दोबारा से हटा देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, सिर्फ मैंने यहाँ पर कह दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर वो ट्यूमर है जो कैंसरस ट्यूमर होगा, जो कि जिसकी स्प्रेडिंग जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स में होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो जाती है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने बात की है, तो वहां पर आपको उस लेक्चर से आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। अब सलाइवरी ग्लैंड कैंसर जो है ये रियर है। किसमें? मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो रियर है सलाइवरी ग्लैंड में, या मोर या लेस सीवियर हो सकता है। एग्रेसिव मीन सीवियर, सीवियरनेस की बेस पर या लेस एग्रेसिव होगा, यानी इतना ज्यादा सीवियर नहीं होगा या ज्यादा सीवियर होगा। अब इसके लिए एटियोलॉजी और काज क्या है? जो सबसे पहला काज है वो क्या है? स्जोगरेन सिंड्रोम। स्जोगरेन सिंड्रोम पे ऑलरेडी पहले मैंने बात की, अभी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ रेडिएशन एक्सपोजर और स्मोकिंग, ये सेकेंडरी काज है। प्राइमरी में रेडिएशन और हमारे पास स्जोगरेन सिंड्रोम, और सेकेंडरी काज हमारे पास स्मोकिंग भी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? एक स्लो ग्रोविंग लंप होगा। पहले हमने बिनाइन ट्यूमर में बात की, वहां पर भी था स्लो ग्रोविंग लंप। और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है कि समटाइम पेनफुल होगा, वहां पर भी पेनफुल था। और ये चीक में, वहां पर भी इनसाइड द चीक, अंडर द चैन, टंग और रूफ ऑफ द माउथ, एग्जैक्टली द सेम पैराग्राफ एंड कंटेक्स्ट। ट्रीटमेंट में अगर लो ग्रेड है, लो ग्रेड का मतलब है कि उसकी सीवियरनेस इतनी ज्यादा नहीं है, तो अर्ली स्टेज में इसको ट्रीट किया जाता है सिर्फ सर्जरी के साथ। ओनली सर्जरी कैन बी डन फॉर द अर्लियर स्टेज ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द सलाइवरी ग्लैंड। अगर वो हायर स्टेज पर या हायर ग्रेड पर चला जाए डियर स्टूडेंट, तो फिर उसके लिए आप सबसे पहले सर्जरी करेंगे, और सर्जरी के बाद रेडिएशन भी। लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक, यानी बिनाइन ट्यूमर, एग्जैक्टली द सेम is what I have explained over there। और वो ट्यूमर जिसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता, जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, तो वो रेडिएशन और इसके साथ साथ कीमोथेरेपी के साथ उसको कवर किया जा सकता है। कीमोथेरेपी पर भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। कीमोथेरेपी का मतलब है कि जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ड्रग्स देते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, इसको कीमोथेरेपी हम कहते हैं। अब स्जोगरेन सिंड्रोम समझिए। स्जोगरेन सिंड्रोम क्या है? सबसे पहले ये एक क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब है कि एक लॉन्ग टर्म डिजीज है, और ये कौन सी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज है जिसमें बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी, सेल्स, हमारी इम्यूनिटी हमारी अपनी सेल्स के खिलाफ बगावत करते हैं, उनके खिलाफ अपनी ओवर एक्टिविटी को शो करते हैं। और ये स्जोगरेन सिंड्रोम में हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड को इफेक्ट करती हैं और लैक्रिमल ग्लैंड को इफेक्ट करती हैं। सलाइवरी ग्लैंड में जब इफेक्ट करेगी तो वहां पर जीरोस्टोमिया काज करेगी, और लैक्रिमल ग्लैंड को अगर इफेक्ट करेगी तो वहां पर जीरोप्थेल्मिया काज करेगी, जिस पर ऑलरेडी डिटेल से मैंने बात की है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा कंटेक्स्ट यहां पर था, ये एग्जैक्टली ये मैंने इजी और आसान अल्फाज में आपके लिए यहाँ पर लिखी है। इस पर टाइम न लगाइए, यहाँ पर इसको पढ़े जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह आप लिखें। अब क्लासिफिकेशन स्जोगरेन सिंड्रोम का क्या है ये समझे। दो क्लासेस हैं इसके, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास प्राइमरी स्जोगरेन सिंड्रोम में हमारे पास सिर्फ क्या होगा? जीरोस्टोमिया, ड्राई माउथ, जीरोप्थेल्मिया, ड्राई आईज होंगे। ये प्राइमरी स्जोगरेन सिंड्रोम में ये दो साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलेंगे, दो डिजीजेस, ये दो एबनॉर्मेलिटीज आपको मिलेंगे। जबकि आपको सेकेंडरी में जीरोस्टोमिया और जीरोप्थेल्मिया के साथ साथ सीटी डिजीजेस भी आपको देखने को मिले। अब सीटी डिजीजेस क्या है? सीटी इज फॉर कनेक्टिव टिश्यूज, यहां पर लिख लें, सी फॉर कनेक्टिव एंड टी इज फॉर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब क्या है कि या ब्लड शामिल है इसमें, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, मसल कनेक्टिव टिश्यू है, वो तमाम टिश्यूज बॉडी में जो कि बॉडी को कनेक्ट करती है। मिसाल के तौर पर ब्लड फ्लो है, ब्लड है हमारे पास, वो हार्ट में है,
लेकिन वो सारी बॉडी को कनेक्ट करती हैं थ्रू ऑक्सीजन, या पूरी बॉडी में वो फ्लो करती हैं, पूरी बॉडी में वो जो कोऑर्डिनेशन है वो मैकेनिज्म को बरकरार रखती है, इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को वो बरकरार रखती हैं, अमाउंट ऑफ फ्लूइड को बरकरार रखती हैं, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सारे क्या हैं? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, और उसमें स्पेसिफिकली हमारे पास रूमेटाइडिस आर्थराइटिस है। रूमेटाइड आर्थराइटिस आप समझे, आर्थराइटिस is for joint. Arthra is Greek, means joint. Itis, inflammation, the inflammation of joints. But what sort of inflammation? Inflammation, वो disorder, यानी रूमेटाइड आर्थराइटिस वो डिसऑर्डर हैं जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम साइनोवियल जॉइंट्स पर अटैक करके उनको इफेक्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रूमेटाइड आर्थराइटिस। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जब ओवर एक्टिवेट हो जाए तो हमारे पास क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम उसको कहेंगे, और sjogren's सिंड्रोम में ही ऑटो इम्यून या एबनॉर्मल रिस्पांस ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम शो होती हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती हैं। तो इसको हम, इसकी जो मेन काज है वो इम्यूनिटी सिस्टम की एबनॉर्मल रिएक्शन या ओवर रिएक्शन। अब इसके लिए साइन सिम्टम्स क्या है स्टूडेंट्स? साइन सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले स्वेलिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ड्राई आईज, जीरोप्थेल्मिया, ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया। इसमें अब इन्होंने डिफिनीशन की जो ऑलरेडी मैंने बताई है बड़ी बेहतरीन अंदाज से, ये देख लें स्टूडेंट्स। तो फिर आपको ये सारा पढ़ाने का अभी कोई मकसद भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आप अभी जानते हैं, क्योंकि मैं जो जब अभी पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को लगता है बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी पहले पढ़ाया है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वीक होते हैं, तो उनके लिए डिटेल से फिर पढ़ाना पड़ता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी अटैक on parts of the body by mistake. In Sjogren's syndrome, attack the glands that make tears, ये lacrimal, and make saliva, salivary gland। इस पर ऑलरेडी बात की है। ड्राई माउथ है, ड्राई आइज, ये बातें पुरानी हो गई हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अब इस डिसऑर्डर का, Sjogren's सिंड्रोम का क्या है? सिम्टम्स रिलेटेड टू सलाइवरी ग्लैंड, ड्राई माउथ। जो मेन सिम्टम है वो क्या है? वो ड्राई माउथ है सलाइवरी ग्लैंड के रिलेटेड, क्योंकि वहां पर ब्लॉकेज, पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज आती है, तो इसकी वजह से ड्राई माउथ काज होते हैं। मेडिकेशन, वो मेडिकेशन आप दे दें ट्रीटमेंट में जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। मिसाल के तौर पर अगर आप पाइलोकार्पिन दे दें, या इसको पाइलोकार्पिन या पाइलोकार्पाइन भी इसको कहते हैं, इसका जो मार्केट या ब्रांड नेम है जो मार्केट में मिलते हैं, इसको सैलाजेन भी कहते हैं। या इसके साथ साथ सेरेमिलिन एक ड्रग है, एक मेडिसिन है जिसको इवोजैक्ट भी कहते हैं। ये मेडिकेशन आप दे दें, लेकिन यहाँ पर आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, याद रखें, एमसीक्यूज के लिए याद रखें इनको। पाइलोकार्पिन जिसको सलाजेन भी कहता है, सेरेमिलिन जिसको एवोजैक्ट भी कहते हैं। ये मेडिकेशन कौन से हैं? ये मेडिकेशन वो है जो सलाइवा की प्रोडक्शन को इनहेंस करते हैं। ये बिल्कुल इनका जो काम है, जो पहले वो मेडिकेशन जो कि हमारे पास सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करते हैं, इनकी एंटी काम है। ये कम करते हैं, ये मेडिकेशन ये कम करते हैं सलाइवा की प्रोडक्शन को, और ये इंक्रीज करते हैं। शुगरलेस गम्स का इस्तेमाल करें, पहले इस पर बात किया है। कैंडी जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, और वो मेडिकेशन जो सलाइवा की प्रोडक्शन को कम करते हैं उसको इस्तेमाल ना करें, जिसमें एंटीहिस्टामिन, एंटी हाइपरटेंसिव एंड साइकेट्रिक मेडिकेशन शामिल हैं। और स्मोकिंग एक काज है, तो अगर काज है उस काज को एलिमिनेट करें तो बीमारी खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगी। ओरल हाइजीन का स्पेसिफिक ख्याल रखें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जब आती हैं तो वो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारे पास आते हैं, जो इन्फ्लेमेशन हमारे पास आते हैं, या जब हम खुराक करते हैं, हम खुराक का ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लॉकेज काज हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल बढ़ जाती है, सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें, ये ओरल हाइजीन, अगर आप ओरल हाइजीन का ख्याल रखते हैं तो आप इस डिजीज से काफी एक्सटेंट तक आप सिक्योर हैं, या आपका पेशेंट सिक्योर है। Sjogren's syndrome has teeth and gum problems। इसमें टीथ और गम्स के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, दांतों और मसूड़ों के, बिकॉज ऑफ लो सलाइवा। सलाइवा की सिक्रीशन जब कम हो जाती है तो इसमें टीथ और गम्स का जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। अब सियाल एडिनोसिस, एडिनोसिस ऑलरेडी अब डिस्कस्ड बाय द मीन ऑफ एनलार्जमेंट, ओसिस। और ये एनलार्जमेंट देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एनलार्जमेंट के लिए कोई इन्फेक्शियस काज नहीं होगा, कोई इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगी, और कोई ट्यूमर भी नहीं होगा। लेकिन the enlargement, the abnormal enlargement of the salivary gland where there is no infection, no inflammation and no tumor is known as sial adenosis। Very simple definition।
कोई अब इसको क्या कहते हैं, सियालिडोसिस कहते हैं, और ये मोस्ट ऑफन पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सियालिडोसिस। नाउ डियर स्टूडेंट, और एनलार्जमेंट में वहां पर हमने सिस्ट फॉर्मेशन की बात है ना बात के टाइम पर, तो ये पैरोटिड ग्लैंड में यही पॉइंट याद रखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। अब एटियोलॉजी इसकी अननोन है, कोई स्पेसिफिक काज इसके लिए है नहीं, आइडियोपैथिक है, और साइन एंड सिम्टम्स में पहले स्वेलिंग होगी यहाँ पर, स्वेलिंग, और वो बोथ साइड्स पर होगी, क्योंकि बायलेटरल फेसिस पर है, बायलेटरल मीन बोथ साइड ऑफ द फेसिस, तो बायलेटरल फेसिस का मतलब है कि आपके पास जो पैरोटिड ग्लैंड है वो दोनों साइड्स पर है, और अगर ये पैरोटिड ग्लैंड पर है तो जाहिर सी बात है दोनों साइड्स पर है। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या है, जो मेडिकल प्रॉब्लम है पेशेंट को, जो भी डिजीज है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी उस एबनॉर्मेलिटी की आप काज मालूम करें और उसको आप खत्म करें। मिसाल के तौर पर अगर स्मोकिंग काज है तो स्मोकिंग को अवॉइड करें, अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है जो मेडिकेशन काज है तो मेडिकेशन खत्म करें, या इसके साथ साथ whatever the cause is, eliminate the cause, and that cause is the medical problem cause। अगर उस काज को आप करेक्ट करते हैं तो आप जाहिर सी बात है आपको बीमारी से छुटकारा मिलती है, या पेशेंट को बीमारी से सेव सिक्योर किया जाता है, केयर उसको दी जाती है। वंस मेडिकल प्रॉब्लम इंप्रूव्स, सलाइवरी ग्लैंड शुड श्रिंक, वो फिर से दोबारा श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल यहाँ पर देखें मैंने, और ये श्रिंकेज का जो फिनोमेना है वो यहाँ से रिलेट करें तो आपको पता चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पर टीचर्स इस तरह डिटेल वो नहीं देते। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप एनलार्जमेंट को और वहां पर श्रिंकेज को अब यहाँ पर आप कंपेयर करें, दोनों को रिलेट करें। नॉर्मल एक उसकी एक साइज थी, उसमें एनलार्जमेंट आ गई, अब वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हुई है, वापस दोबारा अपने साइज पर आने के लिए उसको श्रिंक होना पड़ेगा, उसकी साइज श्रिंक मीन डिक्रीज इन द साइज, उसकी साइज में दोबारा डिक्रीज आ जाएगा, जब डिक्रीज आ जाएगा साइज में तो दोबारा नॉर्मल साइज पर वो आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ मेडिकल डायग्नोसिस अब इसके लिए क्या होगी, सबसे पहले आप मेडिकल हिस्ट्री ले लें पेशेंट से। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब उसकी डेटा जमा करें, करंट मेडिकेशन वो कौन सी इस्तेमाल करें, पास्ट मेडिकेशन या पोस्ट मेडिकेशन कौन कौन सी, और उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करें। स्मोकिंग हिस्ट्री के बारे में आप उनसे पूछें, करंट मेडिकेशन पे ऑलरेडी बात की, ब्लड टेस्ट करें, सीबीसी वगैरह, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट एंड अदर सॉर्ट ऑफ टेस्ट दैट इज परफॉर्म्ड फॉर ब्लड डायग्नोसिस, एक्सरेज। और ब्लड डायग्नोसिस में हम ये भी आपको बता दूं कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया वायरल इन्फेक्शन में हमने बताया ना कि ये सिस्टेमिक होती है, और सिस्टेमिक वो होती हैं, मैंने बताया था वहां पर कि जो ब्लड में एंटर कर जाते हैं, ब्लड में जब वो स्टे कर जाते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन जब ब्लड में एंटर हो जाते हैं तो उसके लिए हमने फिर ब्लड टेस्ट करनी है ताकि ब्लड से हमें वो काज मालूम हो सके। एक्सरेज में हम ये मालूम करते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज है, एबनॉर्मेलिटी या डिफॉर्मिटी कहाँ पर है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये भी हम सेम इसी पर्पस के लिए करते हैं। सिटी स्कैन, ट्यूमोग्राफी, कंप्यूटर ट्यूमोग्राफी, इसका भी एक्सरेज वाला फिनोमेना है। सियालोग्राफी एग्जैक्टली द सेम, कैमरा इंजर्शन इसमें भी किया जाता है, और ट्यूब के जरिए वहां पर इसको एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। बायोप्सी सर्जिकल कट लगाते हैं और वहां से एक टिश्यू का टुकड़ा लेते हैं, और सलाइवरी फंक्शन टेस्ट या एसएफटी भी इसको कहते हैं, ये भी किया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स में, ये अब एक्सिस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ब्लॉकेज आ सकते हैं, जिसकी वजह से जीरोस्टोमिया आ सकती है। इन्फेक्शन रिटर्न, इसका मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन है वो रिटर्न हो सकते हैं, वो रिकर हो सकते हैं, वो दोबारा आ सकते हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, अगर मैलिग्नेंसी है तो यहाँ पर मैंने बात की ना, अगर मैलिग्नेंसी है तो वो स्प्रेड होगी, तो इसके चांसेस हैं। फेशियल नर्व इंजरी भी हो सकती है। सियालोरिया एक सलाइवरी ग्लैंड अदर डिसऑर्डर है जिसमें एक्सेसिव सलाइवा की प्रोडक्शन हो जाती है, इसको सियालोरिया कहते हैं, जिसमें फेशियल नर्व इंजर्ड हो जाते हैं। इसके साथ साथ हेमाटोमा क्या है, हेमाटोमा, हीमा इज फॉर blood, toma is for body, Greek words both, hematoma blood body, इसका क्या मतलब है कि the accumulation of the blood outside the blood vessel is known as hematoma। now dear students, अब डिफॉर्मिटी भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जो स्वेलिंग की वजह से, पेन की और सर्जरी में, तो ये सारे डिफॉर्मिटी हो सकती हैं। ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया, और इसके साथ साथ मम्स भी एक कॉम्प्लिकेशन है इसके लिए, वायरल इन्फेक्शन। प्रिवेंशन, अब हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो हम इसकी जो रिस्क है उसको लो कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन की। उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर वायरल इन्फेक्शन की रिस्क को लो करनी है तो उसके लिए आप इम्यूनाइज होना पड़ेगा, और उसके लिए आप इम्यूनाइजेशन में मम्प्स के खिलाफ और इन्फ्लुएंजा वायरसेस, इन वायरसेस के खिलाफ आप वैक्सीनेशन करें, खुद को इम्यूनाइज करें। और लास्ट लेक्चर में मैंने
एक टर्म इसके लिए बताया था, जिसको वो टर्म याद है तो वो इनबॉक्स में वो टर्म बता भी सकते हैं कि इस इम्यूनाइजेशन को जब हम प्रिवेंट करते हैं किसी भी डिजीज को आने से, या अगर डिजीज है तो उसको हम कंट्रोल कर, इसको एक स्पेसिफिक टर्म मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट अदर सॉर्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, उसमें हमारे पास स्मोकिंग कम करें, बिल्कुल खत्म करें या कम करें. इसके साथ साथ हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें और 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है उसकी डेली यूज करें, ताकि जो सलाइवा प्रोडक्शन है या ड्राई माउथ से आप बच सको, या डिहाइड्रेशन से आप बच सको. और डिहाइड्रेशन से हम क्यों पेशेंट को बचाएंगे? डिहाइड्रेशन से हम इसलिए बचाएंगे कि डिहाइड्रेशन में थिकनेस ऑफ सलाइवा वो इंक्रीज हो जाती है. जब उसको हम डिहाइड्रेशन से बचाएंगे और हाइड्रेट करेंगे तो जो थिकनेस है वो दोबारा कम हो जाएगी. यहाँ पर अब डिहाइड्रेशन में हमारे पास क्या था? इंक्रीज हुआ है. लेकिन अगर हम अवॉइड डिहाइड्रेशन करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी, वो थिकनेस कम हो जाएगी. इसके साथ साथ ओरल हाइजीन का ख्याल रखें ताकि इन्फेक्शन से बचें, और रेगुलर टूथ ब्रशिंग करें. और इसके साथ साथ जो फ्लॉजिंग्स हैं वो इस्तेमाल करें. ये फ्लॉजिंग्स, इसको डेंटल फ्लॉस भी कहते हैं. और डेंटल फ्लॉस की मैंने यहाँ पर एक जबरदस्त खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है. इस तरह इसका शक्ल होता है, इसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स. नर्सिंग डायग्नोसिस अब क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब है कि व्हाट डिड यू फाउंड एज अ नर्स इन दी, व्हाट एबनॉर्मैलिटी डू यू फाउंड एज अ नर्स इन द पेशेंट और इन द क्लाइंट. सबसे पहले लो सलाइवा होगी और वो स्टोन के रिलेटेड होगी, और स्टोन या पार्शियल ब्लॉकेज काज करेगा या कंप्लीट ब्लॉकेज काज करेगा, जिसकी वजह से लो सेक्रीशन होगी, जीरो स्टोन या होगा. ड्राई माउथ, जीरोस्टोमिया रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ सलाइवा. पैन रिलेटेड टू ट्यूमर और इन्फ्लेमेशन की वजह से, पहले ऑलरेडी इस पे हमने बात की है. और डिफिकल्टी इन ईटिंग, डिसफेजिया, और वो पेनफुल लंप की वजह से, और एपिटाइट नहीं लगेगा डिजीज की वजह से, उसको खाने का दिल नहीं करेगा. और फीवर रिलेटेड टू इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर भी पेशेंट में आ सकती है. तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएगी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंटरवेंशन आपका क्या होगा? नर्सिंग इंटरवेंशन, उसमें सबसे पहले आप क्या करें? मेडिकेशन दे दें जो कि सलाइवा की सिक्रीशन को एनहांस करे. ऑलरेडी हमने इस पर बात की, पालोकार्पिन एंड सिविमिलिन. इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें. शुगरलेस गम्स और कैंडीज जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, वो इस्तेमाल करें. वो मेडिकेशन जो कि ड्राई माउथ को काज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हिस्टामिनिक एंड साइकेट्रिक मेडिकेशन, उसको अवॉइड करें. एनाल्जेसिक दे दें पेन रिलीफ के लिए, और एनाल्जेसिक में एसिटामिनोफेन हमने वहां पर एग्जाम्पल में पढ़ा था. गिव एसिटामिनोफेन टू फीवर रिलीफ, ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स. और ट्यूब फीडिंग, अगर उसको स्वेलिंग मसला है, डिस्फेजिया है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग है, तो आप ट्यूब फीडिंग करें ताकि उसको वो मसला ना हो, पेन उसको ना हो. तो उसके लिए आप क्या करें? आप उसको ट्यूब फीडिंग करें. और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, कूल्ड स्पंजिंग. अब कूल्ड स्पंजिंग क्या है? कूल्ड स्पंजिंग एक नर्सिंग टेक्निक है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम एज अ नर्स क्या करते हैं? एक कॉटन लेते हैं या एक गाज लेते हैं, सर्जी गाज जिसको हम, उसको हम वेट करते हैं, यानी वाटर से हम उसको वेट करते हैं, और उसको पेशेंट की हैंड्स, फेस और लेग्स जो होते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी, उससे हम उसको वॉश आउट करते हैं, या उसको हम वहां पर रखते हैं, या जो वेट करते हैं ना, जब हम हैंड्स को, फेस को और लेग्स, इस पर हम उसको रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी हीट जो है वो स्किन हीट वो कंट्रोल हो जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द